बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जवानों और खमारानों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ना जवानों, हम बोहर मॉडल ऑफ एटम जो है वो कर रहे थे और बोहर मॉडल ऑफ एटम में हमने उसके पोस्टुलेट्स पढ़ लिए। रेडियाई के लिए हमने एक जनरलाइज्ड इक्वेशन जो है वो क्या किया, डिराइव किया, बल्कि आई शुड से क्वांटाइज रेडियाई के लिए हमने इक्वेशन डिराइव किया। फिर हमने एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स के लिए इक्वेशन डिराइव किया और इट टर्न्ड आउट कि द एनर्जी इज आल्सो क्वांटाइज्ड। In today's lecture, we are going to kind of summarize और एंड द बोहर मॉडल ऑफ एटम, और उसमें हम आज हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। यानी कि हमने एक पोस्टुलेट में ये पढ़ा फ्रॉम द बोहर मॉडल ऑफ एटम कि इलेक्ट्रॉन जब एक स्टेशनरी ऑर्बिट में, स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और वो न्यूक्लियस से खास फासले पे होता है, तो उसे एनर्जी लूज या इमिट करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, जब वो एनर्जी गेन कर लेता है तो इट मूव्स टू द हायर एनर्जी लेवल, और वापस आने के लिए उसे उतनी ही एनर्जी वापस करनी होगी, राइट, जितनी उसने गेन की थी ऊपर जाने के लिए, राइट। अब ये जो एनर्जी उसने गेन की है इसे हम कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी, यानी कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक जाने के लिए। लेकिन ये हम इंशाल्लाह से एक लेक्चर में पढ़ेंगे। एक्साइटेशन एनर्जीज एंड आयोनाइजेशन एनर्जीज, दोनों के दरमियान का फर्क समझेंगे और इधर से आपको पता चल जाएगा थोड़ा बहुत। तो जब वो वापस आएगा हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक, तो उससे एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी जो है जो उसके पास थी while the electron moved up, वो उसे वापस रिलीज करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ अ लाइट फोटोन। और उस लाइट फोटोन की एनर्जी बोहर ने कहा कि वो बराबर है इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दैट हायर एनर्जी लेवल जब वो ऊपर चला गया था, माइनस द डिस्टेंस, माइनस द एनर्जी ऑफ दैट लोअर एनर्जी लेवल जहां पर उसने आना है। ठीक हुआ जी? ओके जी, दिस इज वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ द बोहर मॉडल ऑफ एटम। अब बात यह है कि वो जो फोटोन रिलीज करेगा और उसी फोटोन को या उसी लाइट को फिर हम वहां पर प्रिज्म से पास करिए ना, उससे स्पेक्ट्रम जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं या स्पेक्ट्रम जो है वो ऑब्टेन करते हैं, और उसी स्पेक्ट्रम की स्टडी हम आज करने वाले हैं एक तरह से। ठीक है जी, राइट। और आपको पता ही है कि चूंकि एटम हमें लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं तो उसके ऊपर तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है जी। लेकिन हम उस इमिटेड फोटोन की वेवलेंथ मालूम करने में इंटरेस्टेड है, उसके लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए जी करते हैं। अच्छा, अब होगा कैसे देखते जाएं। अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि ये आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, यहां पर लेट अस से ये आपके पास उसका न्यूक्लियस हुआ, राइट, ये उसके अंदर एक एनर्जी लेवल, राइट जवानों, राइट, और ये आपके पास हुआ एक दूसरा एनर्जी लेवल। ठीक हुआ जी। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो लेट से इस एनर्जी लेवल में है, राइट, उसको मैं किसी भी तरह से कोई एनर्जी फराहम कर दूं, राइट, बाय हीटिंग इट और बाय हीटिंग इट विद लाइट और बाय अप्लाइंग सम पोटेंशियल, वो हम पर पढ़ेंगे। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं इसे इतनी एनर्जी फराहम कर दूं कि वो इधर से जंप कर जाए, इस दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में चला जाए, और ऑब्वियसली ये वो ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो अकॉर्डिंग टू बोहर बराबर होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 पाई, यानी कि ओवर हियर इट शुड बी 1h डिवाइडेड बाय 2 पाई एंड ओवर हियर इट शुड बी 2h डिवाइडेड बाय 2 पाई, और जाते जाओ। मतलब मैं सिर्फ आपको इस तरह से गाइड करता चला जा रहा हूं ताकि आपकी थोड़ी सी मेमोरी भी रिफ्रेश हो। अब इसको एनर्जी मिल गई। अब जब ये वापस आएगा तो ऑब्वियसली इसने एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी जो कि उसे मिली थी एज एक्साइटेशन एनर्जी, उसे वापस लूज करना होगा जवानों इन द फॉर्म ऑफ अ लाइट फोटोन, और इस फोटोन की वेवलेंथ को मालूम करने में हम इंटरेस्टेड हैं। और वेवलेंथ मालूम कर लेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी हमें मालूम पड़ जाएगी, बिकॉज हमें पता है C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और फोटोन तो ट्रेवल ही C से करता है, तो फोटोन के लिए ये तो हमें पता है। अगर हम ये मालूम कर सके तो फ्रीक्वेंसी भी एक तरह से हमें मालूम पड़ ही गई, और फिर हम देखेंगे कि ये फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन में लाई करता है। ठीक है जी, फिर हम स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले ये फार्मूला डिराइव कर लेते हैं कि इसके लिए वेवलेंथ क्या होगा। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन व्हिच इज एक्चुअली इक्वल टू हायर माइनस लोअर अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम। सो दिस हैपेंस टू बी द हायर वन, दिस इज अ हायर, लेट मी राइट दैट विद द ब्लैक, दिस इज अ हायर right energy level and this one's a lower energy level for the time being. Is this clear? अच्छा, अब आपकी बुक में क्या किया गया है कि दो चीजें कही गई हैं कि वो शेल या वो स्टेशनरी ऑर्बिट जहां पर इलेक्ट्रॉन ने आना है, राइट, उसको रिप्रेजेंट किया गया है P से विद द लेटर P, और जहां से इलेक्ट्रॉन ने आना है उसे रिप्रेजेंट किया गया है N से। तो अभी वो दरम्यान में बताता हूं कैसे होगा, देखते जाएं जरा गौर से। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर कहूं कि हायर आपके पास है क्या, हायर आपके पास हो गया जी N,
right? Let me call the higher one as n and let me call the lower one as p. So that will be actually equal to energy of the photon. ठीक हुआ जी। अच्छा जी, अब इसके बाद बस मैं यहां पर P लिखूंगा, आपको पता चलना चाहिए कि P रिप्रेजेंट्स मत सबसे नहीं, यहां पर भी मैंने P लिखा हुआ है ना। चलिए जी FH लिख लेता हूं ताकि आपको पता चले कि फोटोन की बात हो रही है यहां पर, दिस वन। ओके जी। अच्छा, अब इस लोअर वाले को मैं कह देता हूं क्या, इसको मैं कह देता हूं P, ठीक हुआ जी, और जो हायर वाला है इसको मैं कह देता हूं N। ठीक हुआ जी। अब देखते जाएं जरा गौर से। अब हमें पता है कि यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो हमने इक्वेशन डिराइव किया था लास्ट टाइम, और वो क्या था, वो हमारे पास आ रहा था कुछ इस तरह से कि एनर्जी ऑफ द फोटोन विल बी इक्वल टू, ये आपके पास n है ना, तो ये आपके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अपनी जगह पर, और फिर चूंकि यहां पर p है तो इस वाले को हम यहां पर p लिखेंगे, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय p का स्क्वायर। इसको आप n1 और n2 भी कह सकते हो, ठीक है जी, यानी कि इसको अगर आप, मैं कहूं कि ये आपके पास n1 है और ये आपके पास क्या हो गया n2, तो फिर भी आप कह सकते हो, लेकिन चूंकि आपके बुक में n1 को p कहा गया है और n2 को यहां पर n कहा गया, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं कराना चाहता, तो दिमाग में रखिए ये p मींस जहां पर इलेक्ट्रॉन ने आना है और n मींस जहां से इलेक्ट्रॉन ने आना है, या यहां पर देख लो n1 वो है जहां पर इलेक्ट्रॉन ने आना है, या n2 वो है जहां से इलेक्ट्रॉन ने आना है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अच्छा जी, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। So the energy of the photon will be actually equal to -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस जवानों, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय p का स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, अब ये पॉजिटिव वाले को पहले लिख देता हूं, नेगेटिव वाले को बाद में लिख लेता हूं। सो द एनर्जी ऑफ द फोटोन, राइट, इज एक्चुअली इक्वल टू प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय p का स्क्वायर हो जाएगा, और -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी, अब इन दोनों से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, 13.6, तो 13.6 को इधर कॉमन ले लेते हैं। सो द एनर्जी ऑफ द फोटोन is actually equal to 13.6 electron volt into 1 divided by p का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। ठीक हुआ जी। एंड बाय द वे 13.6 happens to be the ground state energy of the electron, यानी कि इन हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन अपने लीस्ट अमाउंट ऑफ या स्टेबल सिचुएशन में होता है तो तब होता है जब वो अपने पहले शेल में हो, राइट, यानी कि n इज इक्वल टू 1, जब उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो, ठीक है जी। और वो जब अपने पहले शेल में होता है तो वो अपनी स्टेबल सिचुएशन में होता है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। वो एक्साइटेड स्टेट में होता, ग्राउंड स्टेट में होता है, और जब वो n इज इक्वल टू 1 से ऊपर कहीं पर जाता है तो हम कहते हैं कि नाउ इट इज इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक हुआ जी, बिकॉज हमने एक्साइटेशन एनर्जी प्रोवाइड कर दी होती है ना, खैर उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, अब इसको मैं आगे लेकर चला जाता हूं। अच्छा, अब चूंकि मुझे वेवलेंथ मालूम करना है, राइट, और हमें पता है फ्रॉम द फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट दैट वाज गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट एनर्जी ऑफ द फोटोन इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, इट इज एक्चुअली इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर फोटोन मल्टीप्लाई विद द प्लांक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू 1 डिवाइडेड बाय p का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। ठीक हो जी। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं यहां पर इसको शो करूं तो हमें पता है कि c इज सपोज टू बी इक्वल टू f लैम्डा, सो f इज सपोज टू बी इक्वल टू c बाय लैम्डा, राइट। तो इधर मैं ये पुट कर लेता हूं बिकॉज मैं लैम्डा में इंटरेस्टेड हूं, तो c बाय लैम्डा हो जाएगा, और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपनी जगह पर, और 1 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। आइशा बसे। ठीक हो जी। अब देखिए जरा गौर से, अगर मैं hc को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दूं, राइट, तो hc को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर लेते हैं, इधर नीचे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, 1 ओवर लैम्डा लिख देता हूं, जो कि उस साइड पे आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डिवाइडेड बाय hc, राइट, 1 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। यहां पर मैं लिख देता हूं कि यहां पर मैंने क्या किया, डिवाइडिंग hc ऑन बोथ साइड्स। ठीक हुआ जवानों। अच्छा जी, ये आपने कर लिया। अब यहां पर ये जो टर्म आपको नजर आता है ना, ये लेट मी शो इट इन ब्लू, ये वाला,
राइट, ये वाला जो आपको नजर आता है, इसको हम कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। बिकॉज अगर आप देख लो ऊपर क्या है, ऊपर इट्स अ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, नीचे क्या है, एक प्लांक कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई विद द स्पीड ऑफ लाइट, तीनों के तीनों कांस्टेंट है। तो इसे यहां पर हम कहते हैं आर, रेडबर्ग कांस्टेंट, दैट इज अ ग्राउंड स्टेट एनर्जी, राइट। यहां पर मैं लिख देता हूं ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय H इंटू सी। और आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी पता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, H आपको पता है दैट इज 6.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -34 जूल इंटू सेकंड, और C आपको पता है दैट इज 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। लिख देता हूं H इज 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -34 जूल इंटू सेकंड, और C इज एक्चुअली 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 मीटर्स पर सेकंड। और दोनों के दोनों ही यूनिवर्सल कांस्टेंट है फिलहाल के लिए, ठीक है जी। तो ये आपके पास सिचुएशन होगी, इसको हम कहते हैं क्या, रेडबर्ग कांस्टेंट। लेट मी राइट इट ओवर हियर, रेडबर्ग कांस्टेंट। बताता हूं कि ये रेडबर्ग जवान कौन था, ठीक है जी। और इसकी जो वैल्यू निकल आती है जब आप ये तीनों की तीनों वैल्यू यानी कि 13.6 डिवाइडेड बाय दिस प्लांक कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट, जब आप ये पुट करते हो तो आपके पास रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आ जानी है कितनी, ये आपके पास आ जाएगा 1.0974 है, आई बिलीव 1.0974 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 7। और यूनिट इसका क्या बनेगा, देखते जाएं। ये वाला टर्म आप देख लो, ये इस साइड पे किसके बराबर है, 1 ओवर वेवलेंथ, यानी कि 1 ओवर मीटर, वेवलेंथ इज अ मीटर, राइट। तो फिर आप कहोगे कि ये क्या हुआ, ओ भाई ये तो सिर्फ क्वांटम नंबर है ना, ये तो वो शेल को रिप्रेजेंट करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन ने आना है, और ये उसको रिप्रेजेंट करता है जहां से इलेक्ट्रॉन ने आना है। तो ये तो सिर्फ दे आर जस्ट प्योर नंबर्स, तो इधर से जो भी आएगा वो रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ के बराबर होगा। तो इसका जो यूनिट बनेगा वो बनेगा मीटर इनवर्स का, आयशा बसे, ठीक है जी। तो इसको मैं यहां पर इंक्लूज करवा देता हूं, राइट, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। अच्छा, तो इधर मैं लिखूंगा R, रेडबर्ग कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय R, तो 1 ओवर लैम्डा इज एक्चुअली इक्वल टू R इनटू 1 डिवाइडेड बाय P का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय N का स्क्वायर। दिस फॉर्मूला, दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन is called Rydberg's formula for calculating the spectral series of the hydrogen, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड Rydberg's formula। क्यों Rydberg's formula? Rydberg फॉर्मूला इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इंपेरिकली बात कर रहा हूं, इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इंपेरिकली स्टेटेड बाय Rydberg, ठीक है जी। Rydberg ने इसको जो है इंपेरिकली सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, राइट, डिराइव नहीं किया था कि कैसे की तरह से आता है। पहली मर्तबा उसने बस इसको दिया था इंपेरिकली कि जी हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम को आप इस फार्मूले से जो है वो क्या कर सकते हो, उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को इस फार्मूले से आप सेटिस्फाई करवा सकते हो। लेकिन देन इट वाज बोहर एक्चुअली बाकायदा डिराइव्ड इट यूजिंग वन ऑफ हिज पोस्टुलेट्स लाइक दिस, ठीक है जी। एंड दिस फार्मूला वाज इन एक्सीलेंट एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज और एक्सपेरिमेंटल डेटा अचीव्ड फ्रॉम द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता था। तो पहली मर्तबा एम्पेरिकली Rydberg ने कहा था, एंड देन इट वाज एक्चुअली देन डिराइव्ड मैथमेटिकली, राइट, बाय द बोहर, ठीक है जी। तो ये आपके पास सिचुएशन है। अब हम इसी के थ्रू क्या करेंगे जी, इसके थ्रू हम कुछ सीरीज समझने वाले हैं। बाद में फिर बहुत सारी सीरीज हुए। सबसे पहले बाल्मेर था, राइट, बाल्मेर ने इससे पहले भी ये फार्मूला थोड़ा सा वो किया हुआ था, लेकिन वो इस तरह से नहीं था। लेकिन फिर Rydberg ने इसको मजीद रिफाइन किया और फिर बोहर ने बाकायदा इसको डिराइव कर दिया अपने मॉडल ऑफ एटम से, जो कि बोहर मॉडल की एटम की एक सक्सेस को आपके सामने रखता है कि देखिए जी एक फार्मूला जो कि क्या कर रहा था, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम के साथ एग्री कर रहा था, उसे उसने अपने ही पोस्टुलेट से बाकायदा डिराइव कर दिया, ठीक है जी। सो ये एक आप कह सकते हो एडवांटेज है बोहर मॉडल ऑफ एटम का यहाँ पर। अच्छा, अब हम इसी के बेसिस पे कुछ सीरीज यहाँ पर आपके सामने लिखने वाले हैं और उसके अंदर फिर हम कुछ टेक्निकल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और दैट विल बी द एंड ऑफ द लेक्चर। तो चलिए जी पहले उसकी तरफ जाते हैं, बल्कि ऐसे कर लेता हूं, पहले आप जरा ये नोट कर लो। शाबाश, आप लोग अक्सर गिला करते हो कि सर आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए जो है हमें टाइम नहीं देते। शाबाश, पहले ये नोट कर ले। ओके जवानों, सो चलिए जी अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द सीरीज, ठीक है जी। अब फॉर्मूला जो हमने जनरल डिराइव कर लिया है वो तो हमारे पास जो है वो कुछ है इस तरह से कि 1 ओवर वेवलेंथ इज एक्चुअली इक्वल टू द Rydberg कांस्टेंट इनटू 1 डिवाइडेड बाय द नंबर जहां पर इलेक्ट्रॉन ने आना है माइनस 1 डिवाइडेड बाय उस नंबर का स्क्वायर जहां से इलेक्ट्रॉन ने आना है, ठीक है जी। तो ये आपके पास है। एंड बाय द वे आपको एक बात बता दूं, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड फोटोन जब इलेक्ट्रॉन
ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम अ हायर टू लोअर, और जो इस 1 ओवर वेवलेंथ है ना, इस 1 ओवर वेवलेंथ को, इसको हम कहते हैं क्या, वेव नंबर। इट इज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। सही जी, इसको वेव नंबर कहा जाता है, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ इज एक्चुअली वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, इस तरह से आप कह सकते हो सादा अल्फाज में। खैर ये हमारे काम का नहीं है, तो हम अब इधर से वेवलेंथ जो है वो मालूम कर सकते हैं। जब ये सारा का सारा करेंगे ना, तो इसको उल्टा करके ना वेवलेंथ हमें मिल जाएगा। अब पहला सीरीज जो हमारे पास आता है वो है लाइमन सीरीज। ठीक है जी, राइट। अब लाइमन सीरीज एक्चुअली क्या है जी, कि जब आप क्या करो, जब आप ये तय कर लो कि जी इलेक्ट्रॉन ने आना है पहले में n इज इक्वल टू 1 में। अगर आप देखो तो यहां पर मैंने एक पूरा स्कीमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है। ये आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है हाइड्रोजन एटम का। ये n इज इक्वल टू 1 शेल, ये 2, ये 3, ये 4, ये सारे मैंने क्वांटम नंबर आप कह सकते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हालांकि इस टाइम क्वांटम नंबर का कोई बात नहीं थी जब बोहर मॉडल ऑफ एटम था। ये तो फिर उसके बाद जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, श्रोडिंगर वगैरह आए, तो उसके बाद फिर क्वांटम नंबर्स आए। ठीक है जी, लेकिन फिलहाल मैं उसको थोड़ा सा आपके साथ वो क्या कहते हैं फेमिलियराइज करवाने के लिए, ताकि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करो यहाँ पर। ठीक है जी, वो कराने के लिए मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। सो देखते जाए जरा गौर से। तो ये आपके बहुत नंबर ऑफ शेल्स हैं, और ये वो शेल्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम NH/2π ही रहेगी, राइट। तो ये आपके पास उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज फॉर द रिस्पेक्टिव n वैल्यूज। तो 1 के लिए 13.6, 2 के लिए -3.4, 3 के लिए -1.4। एंड बाय द वे आप ये आया है ना, ये एक्चुअली 13.6 डिवाइडेड बाय 4 ही होगा, बिकॉज हमारे पास एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या बनता था, वो बनता था En इज एक्चुअली इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। यानी कि जब आप 2 पुट करोगे तो 4 हो जाएगा, 13.6 को 4 पे डिवाइड करो तो आपको 3.4 ही मिलने वाला है। 13.6 को 9 पे डिवाइड करो, बिकॉज 3 का स्क्वायर 9, तो आपको 1.51 मिलने वाला है। 13.6 को 16 पे डिवाइड करो, बिकॉज 4 आप पुट करोगे यहां पर, राइट। तो जब आप 16 पे डिवाइड करोगे, 4 4s आर 16, तो आपको 0.85 मिलने वाला है। 13.6 को 25 पे डिवाइड करो, बिकॉज 5 5s आर 25, तो आपको यहां पर 0.54 मिलने वाला है। फिर 13.6 को 36 पे डिवाइड करो, 6 6 आर 36, तो ये मिलने वाला है। 13.6 को किस पे डिवाइड करो जी, 7 पे, सॉरी 49 पे, 7 7 आर 49, तो ये मिलने वाला है। और जाते जाओ, यानी यहां पर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे। आखिर में मैंने क्या लिखा हुआ है जी, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि n इज इक्वल टू इन्फिनिटी मींस कि न्यूक्लियस का जो फील्ड है वो यहां पर खत्म होने वाला है। थिंक दिस थिंग इन टर्म्स ऑफ दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसको हम कहते हैं पॉइंट एट इन्फिनिटी। तो यू कैन काइंड ऑफ कॉल इट अ पॉइंट एट इन्फिनिटी। तो यहां पर जब फील्ड खत्म हुआ तो ऑब्वियसली यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है अगर कोई होगा तो उसको निकालने के लिए तो कोई एनर्जी दरकार ही नहीं है ना, तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सादा अल्फाज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है यहां पर। तो ये आपके पास हो गया। तो इसीलिए मैंने इस तरह ड्रॉ किया है ताकि आपको थोड़ा सा समरी भी दे सकूं। तो नाउ बैक टू आवर टॉपिक। और एक और बात दरमियान में ये तड़का भी लगा देते हैं कि ये दूसरा वाला इस पहले वाले के मुकाबले में 4 गुना दूर आपको नजर आना चाहिए। मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने इक्वली स्पेस ड्रॉ की है। तीसरा वाला इस पहले वाले के मुकाबले में आपको 9 गुना दूर नजर आना चाहिए। दैट इज व्हाई तीसरा शेल के अंदर मौजूद किसी भी इलेक्ट्रॉन को पहले शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 9 गुना कम एनर्जी चाहिए निकलने के लिए, बिकॉज वो 9 गुना ज्यादा दूर है। तो चलिए जी वो फार्मूला भी लिख लेता हूं कि Rn इज एक्चुअली इक्वल टू 0. बल्कि लिख देता हूं n स्क्वायर इंटू 0.53 ऑन्स्ट्रॉम। ठीक है जी, तो यह भी आपके पास आ गया। अब आते हैं इस तरफ। तो अगर आप क्या करो, किसी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन करवाओ टू व्हाट, टू p इज इक्वल टू 1, यानी कि p वो शेल है वेयर इलेक्ट्रॉन इज सपोज टू कम। ठीक हुआ जी। सो अब देखते जाए जरा गौर से। अब अगर p की वैल्यू में 1 रख दूं, p की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन 1 में 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, इंफिनिटी से भी आ सकता है। अब मैं उसको एक एक से निकलाता हूं। तो देखते जाए, p इज इक्वल टू यानी कि ये वाला 1, तो इधर से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 से भी आ सकता है। तो जब 2 से वापस इधर आएगा तो ऑब्वियसली उसने जो एनर्जी रिलीज करनी है, राइट, वो बराबर होगी इन दो एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के। तो सिंपल बाई, इधर से इलेक्ट्रॉन आया यहां तक, ये कहलाता है व्हाट, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द कौन सा सीरीज, लाइमन सीरीज। बिकॉज जब p की वैल्यू 1 हो, फिर n की वैल्यू चाहे कौन सी भी इख्तियार करें, लेकिन 1 से ज्यादा ही होगी, बिकॉज ऑब्वियसली 1 में फॉल करेगा तो 2 से 3 से या 4 से या 5 से फॉल करेगा ना, 1 से 1 में ही तो फॉल नहीं कर सकता ना। तो जब p की वैल्यू 1 हो और तब जो फोटॉन्स निकले, चाहे वो 2 से आए 1 में, 3 से आए या 4 से आए, उस सीरीज को कहा जाता है लाइमन सीरीज, आफ्टर द साइंटिस्ट लाइमन, जिसने पहली मर्तबा इसको ऑब्जर्व किया था जब उसने
P इज इक्वल टू 1, यानी कि हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करवाया था फ्रॉम द अपर लेवल्स। ठीक है जी, तो उस साइंटिस्ट के नाम पे ये सारी की सारी सीरीज जो है वो मंसूब की गई है। तो देखते जाएं, जब P की वैल्यू 1 हो तो फार्मूला बनेगा 1 ओवर वेवलेंथ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1 ओवर 1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n, और n की ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं। और यहां पर जो फोटोन निकलेगा, तो देखते जाएं जरा गौर से, अगर तो n इज इक्वल टू 2 से 1 में फॉल करता है तो दिमाग में याद रखिएगा, इधर से जो फोटोन निकलेगा उसे हम कहेंगे फर्स्ट series of the what of the Lyman series, सही है, या फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द Lyman series। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें अक्सर सवाल आ जाता है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द Lyman series, या ऑफ द Lyman series, इस तरह कहा जाता है। तो फर्स्ट मींस कि Lyman series कहा गया है तो P की वैल्यू तो 1 हो गई, लेकिन फर्स्ट कहा गया है तो n की वैल्यू फिर 2 होनी चाहिए, बिकॉज 2 पहला आता है, फिर आपके पास 3, तो दैट विल बी द सेकंड लाइन ऑफ द Lyman series। तो फिर आप आ जाता है 3, तो जब आप 3 से फॉल करवाते हो तो ये सारे के सारे ड्रॉ कर लेता हूं, तो ये आपके पास सेकंड लाइन हुआ। फिर अगर आप 4 से फॉल करवाते हो तो ये आपके पास क्या हुआ, थर्ड लाइन हुआ। फिर अगर आप 5 से फॉल करवाते हो तो ये आपके पास कौन सा हुआ जी, 1 2 3 4, तो ये फोर्थ लाइन हुआ। फिर आपके पास अगर आप इधर से फॉल, यानी कि इंफिनिटी तक जाओ, किधर से भी जब आप फॉल करवाओ ना, राइट, जिधर से भी इंफिनिटी तक चले जाओ, तो जिधर से भी आप फॉल करवाते हो ना, तो इधर से जो भी फोटॉन्स निकलेंगे वो एक्चुअली कहलाएंगे कौन से वाले, Lyman सीरीज में हम कहलाएंगे, और वो लाई करेंगे फोटॉन्स की जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कौन से रीजन में लाई करेगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में, जब हम उसकी एनर्जी मालूम करते हैं फ्रॉम दैट बोहर वाला पोस्टुलेट। ठीक हुआ जी। अच्छा जी, ये आपके पास हो गया जी। अच्छा, अब इसके ऊपर तो बाद में मैं आता हूं। अब इसी तरह से अगर मैं P की वैल्यू 2 कर दूं, तो ऑब्वियसली जब P की वैल्यू 2 होगी तो उन्होंने ऊपर से आना होगा, तो n की वैल्यूज ये हो जाएंगी 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो यहां पर फार्मूला, ये फार्मूला कैसा शेप इख्तियार करेगा, 1 ओवर वेवलेंथ इज इक्वल टू r इंटू 1/2 का स्क्वायर, बिकॉज P की वैल्यू यहां पर 2 मस्ट है, n की वैल्यूज इनमें से कोई भी हो सकती हैं। तो अब आपके पास क्या होगा जी, अब आपके पास सिचुएशन ने कुछ इस तरह से हो जाना है कि नाउ द इलेक्ट्रॉन विल फॉल फ्रॉम आइदर 3 to 2, राइट, आइदर 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2, 7 to 2 और 8 to 2। इज दिस क्लियर? इस सीरीज को हम कहते हैं बाल्मर सीरीज से जी। बाल्मर सीरीज में आपके पास P की वैल्यू 2 होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन P इज इक्वल टू 2 में फॉल करेगा, राइट। ये आपके पास हुआ बाल्मर सीरीज। ठीक है जी, यहां पर मैं लिख देता हूं Lyman सीरीज, Lyman राइट सीरीज। ये आपके पास हुआ क्या, बाल्मर सीरीज। अच्छा जी, तीसरा हमारे पास आता है पार्शियल सीरीज। जब आप P इक्वल टू 3 कर लेते हो तो n की वैल्यूज ये हो जाती हैं, और आपने P के अंदर क्या पुट करना है, 3, तो 3 का स्क्वायर, बाकी n की वैल्यूज 4 5 6 कोई भी हो सकता है। तो यहां पर आपके पास कोई मींस कि ऑब्वियसली n की वैल्यू जो है वो P से ज्यादा ही होगी, बिकॉज ऑब्वियसली ऊपर से ही फॉल करेगा ना। तो आपके पास सिचुएशन हो जाएगी इस तरह से कि ये हुआ, राइट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला हुआ, ये वाला, यानी कि राइट अवे अप टू इन्फिनिटी। तो ये आपके पास हुआ जी पार्शियल सीरीज। इज इज क्लियर? Lyman के लिए P की वैल्यू क्या, P की वैल्यू 1, बाल्मर के लिए P की वैल्यू 2, पार्शियल के लिए P की वैल्यू 3। ठीक है जी। फिर आता है जी ब्रैकेट सीरीज, जिसमें P की वैल्यू 4 होगी, तो ऑब्वियसली 4 में फॉल करेगा, तो ये आपके पास 4 हुआ, तो 4 में फॉल करेगा तो आपके पास क्या होगा जी, इस तरह हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, ये ट्रांजिशन भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, यानी कि दरमियान में याद रखिएगा इस n इज इक्वल टू 7 से लेकर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी में के दरमियान में आपको इन्फिनिट यहां पर जो है ऑर्बिट्स नजर आने चाहिए। ठीक है जी, लेकिन वो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, बिकॉज यहां पर और भी इस तरह ऑर्बिट्स हो सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई के बराबर होगा, बिल्कुल, अगर वो ऑक्यूपाई हो सकते हैं बिल्कुल होगा। ठीक हुआ जी, तो वो आपके पास होंगे। ये आपके पास हुआ जी कौन सा वाला, ब्रैकेट सीरीज, राइट, और ब्रैकेट सीरीज के लिए P की वैल्यू जो है वो है 4। ठीक हुआ जी। फिर आते हैं किसके ऊपर, आखिर में P फंड। तो P फंड के लिए आपके पास क्या है जी, पफंड कहो, पख्तों के बताऊंगा जी पफंड। तो पफंड आपके पास क्या है जी, पफंड में आपने क्या करना है जी, फॉल करवाना है किधर, 5 में। P की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5, तो 5 में फॉल करवाना है, राइट। तो 5 में फॉल करवा देते हैं, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये हो सकता है, और दरमियान में और भी बहुत सारी इन्फिनिट आपको नजर आनी चाहिए। तो ये हो गया जी P फंड
सीरीज जिसके लिए P की वैल्यू क्या हो सकती है 5 होगी, N की वैल्यू 5 से ज्यादा ही होगी। तो याद रखिएगा ये सीरीज है। एक और भी है हनफ्री सीरीज जिसमें आपको P इज इक्वल टू 6 में फॉल करवाया जाता है, लेकिन खैर वो आपके कोर्स का ऐसा नहीं है तो उधर नहीं जाएंगे। तो याद रखिएगा ये आपके पास सीरीज है। लाइमन सीरीज में यानी कि जब आप P की वैल्यू 1 रखते हो तो चाहे वो ऊपर जिससे भी फॉल करवाता है तो जो भी फोटॉन्स निकलेंगे वो फोटॉन्स एक्चुअली लाई करेंगे इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। अच्छा, फिर आपके पास क्या होगा जी, बाल्मेर सीरीज में जब आप P की वैल्यू क्या करते हो 2 रखते हो तो चाहे वो ऊपर से जिधर से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके आता है और जो भी फोटोन निकलेगा इस हर एक स्पेक्ट्रल सीरीज से तो वो फोटोन लाई करेगा इन द विजिबल रीजन। हाँ, उसमें से पहले 4 जो है यानी कि 1 2 3 4 ये लाई करेंगे इन द विजिबल रीजन। बाकी इसके बाद जो है इसके अंदर भी अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर लाई करते हैं, लेकिन वो आपके बुक में नहीं कहा गया तो बस आप विजिबली लिखा करो। तो अगर आपसे कहा जाए कि बाल्मेर सीरीज इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो इन द विजिबल रीजन। ठीक है जी, तो पहले 4 जो है वो लाई करते हैं, लेकिन हम कह देते हैं चले जी। फिर उसके बाद जितने भी है ना तीनों पाशन, ब्रैकेट और पी फंड, ये तीनों की तीनों लाई करते हैं इन द IR रीजन, इंफ्रारेड रीजन। बस ये आपके पास थोड़ा सा ज्यादा एनर्जेटिक इंफ्रारेड होगा, ये थोड़ा सा लेस एनर्जेटिक होगा, ये और भी लेस एनर्जेटिक होगा। तो इसे हम कहते हैं फार इंफ्रारेड रीजन। फार इंफ्रारेड रीजन मींस कि जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो इन तीनों में। बिकॉज याद रखिएगा, गौर से देखिए, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटॉन्स किसके होंगे, लाइमन के, बिकॉज वो अल्ट्रावायलेट के। बिकॉज लाइमन सीरीज में जब कोई इलेक्ट्रॉन फॉल करवाता है तो P इज इक्वल टू 1 में फॉल करता है, और P इज इक्वल टू 1 का यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बाकी एनर्जी लेवल्स के साथ जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी एनर्जी लेवल्स का जो ऊपर वाले एनर्जी लेवल्स के ज्यादा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल आप जरा देख लो ना, अगर मैं 13.6 का 3 इधर 3.4 से फासला देखूं यानी कि एनर्जी गैप, तो ये आपके पास राउंड अबाउट 10.2 आता है। 13.6 माइनस 3.4 10.2, राइट। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दरकार होगी अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को 1 से लेकर 2 तक लेकर जाना चाहता हूं, और जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो जो फोटोन रिलीज करेगा उस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो बराबर होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। और फिर इधर से आप उसका वेवलेंथ निकाल सकते हो, और आपको पता है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, HF, या इसको कहा जा सकता है HC बाय लैम्डा, बिकॉज F इज एक्चुअली इक्वल टू C बाय लैम्डा। तो साफ नजर आ रहा है कि अगर किसी फोटोन की एनर्जी ज्यादा तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ताल्लुक डार्क है, और वेवलेंथ कम, ये याद रखिएगा। और उल्टा भी कह सकते हो कि अगर किसी फोटोन का वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम और एनर्जी कम। इज दिस क्लियर? तो अगर आप देख लो तो यहां पर एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है ना, लेकिन अगर मैं 2 और 3 का यानी कि जब मैं P की वैल्यू 2 लूं और 3 से फॉल करवाऊं तो यहां पर जो डिफरेंस होगा, राइट, तो वो अगर आप लोग 13 को 1.51 से माइनस करो तो कितना आता है, ये राउंड अबाउट आपके पास 2 से भी लेस आ जाता है, राइट। ठीक है जी, यानी कि 2 समथिंग 1.9 समथिंग आ जाता है आपके पास, राइट। तो यहां पर आप डिफरेंस देख लो तो 1.9 या 1.10 या लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फोटोन जो है वो निकलेगी, और यहां पर अगर आप देख लो तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की फोटोन निकलेगी। तो जाहिर सी बात है ये आपके पास सिचुएशन है। तो यहां पर अगर मैं एक जनरल पैटर्न ड्रॉ करूं, और वो क्या है, वो पैटर्न ये है सादा अल्फाज में, ये लोग ये अपने साथ लिख ले शाबाश, पर मैं ये बताने वाला हूं। ओके, लिख लिया होगा, शाबाश। ओके, तो अगर मैं इसका एक कुछ टेक्निकल पॉइंट्स तक इसको लेकर जाऊं तो वो कुछ इस तरह से होगा। तो याद रखिएगा कि बाल्मेर सीरीज की जो एनर्जी, जो फोटॉन्स होंगे, राइट, बाल्मेर सीरीज सॉरी लाइमन और फिर बाल्मेर, उसका जो फोटॉन्स की एनर्जी होगी वो कुछ इस ऑर्डर में होगी कि एनर्जी रिलीज्ड फॉर द फोटोन, राइट, फॉर द लाइमन will be greater than the energy of the photon for the Balmer, right, will be greater than the energy of the photon for the Paschen, will be greater than the energy of the photon for the what, for the आपके पास bracket, and will be greater than the energy of the photon for the P fund। याद रखिएगा, इज दिस क्लियर? और जब एनर्जी ये काम करता है इस तरह ऑर्डर में होता है तो फ्रीक्वेंसी भी इसी ऑर्डर में होगी, वेवलेंथ उल्टे ऑर्डर में होगा, बिकॉज एनर्जी, और ये फिर से लिख देता हूं कि एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा और वेवलेंथ कम, राइट। और उल्टा भी कह सकते हो। तो अगर एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा तो इस वाले रिलीज फोटोन की, इस वाली सीरीज की रिलीज की फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा होगी। और वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ यहां पर क्या हो जाएगा जवानों, वो उल्टा होगा कि वेवलेंथ जो है वो पी फंड का सबसे ज्यादा होगा। पी फंड में सीरीज में निकलने वाले फोटोन्स का वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू यहां पर। तो वेवलेंथ के लिए
ये आपके पास सिचुएशन हो गई। ठीक हुआ जी। अब यहां पर एक और बात जो कि मैं कहना चाहता हूं, अगर मैं सिर्फ लाइमन सीरीज की बात करूं तो लाइमन सीरीज के अंदर तो आपके पास ये भी फोटोन निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है। तो शाबाश, जल्दी जल्दी लिख लो, फिर मैं ये बात भी एक्सप्लेन कर देता हूं। शाबाश, या चलिए ये साइड में मिटा देता हूं। शाबाश बच्चे, ये आप लोग अभी लिख लिया होगा, तो ये मैं मिटाने वाला हूं। अब अगर मैं यहां पर सिर्फ लाइमन सीरीज की बात करूं तो लाइमन सीरीज के अंदर तो आपके पास बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, उनमें से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? तो सिंपल जी, जिसका गैप ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा और उसका वेवलेंथ कम। तो चूंकि आपके पास जो है ये वाला का गैप इंफिनिटी वाले से सबसे ज्यादा है, तो इंफिनिटी से अगर कोई इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा इनटू p = 1, यानी कि लाइमन सीरीज के अंदर बात कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है उसका एनर्जी ज्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा और उसकी वेवलेंथ कम उस रिलीज फोटोन की, राइट। तो यहां पर अब सवालात अक्सर बनते हैं, और वो क्या है? अगर मैं आपके सामने एक सवाल रख दूं, एक एक सवाल करता हूं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 1, राइट, कैलकुलेट। ओके जी, अब ये सवाल जरा गौर से आप देख लो। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। तो सबसे पहले लाइमन सीरीज है, तो सबसे पहले आपके पास क्या हो गया जी? आंसर अगर आप इसका करना चाहो या सोल्यूशन अगर आप इसका करना चाहो तो सिंपल जी आपने लिख देना है कि p = 1, बिकॉज लाइमन सीरीज है। अब चूंकि फर्स्ट लाइन मांग रहा है, तो इसलिए मैंने कहा कि जब आप फर्स्ट लाइन आपसे मांगा जाए तो इसका मतलब है उस एनर्जी लेवल से जस्ट अबव, जहां से इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा उस वाले से आपने इलेक्ट्रॉन को फॉल करना है, बिकॉज दिस हैपेंस टू बी द फर्स्ट लाइन, दिस हैपेंस टू बी द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जाते जाओ। तो सिंपल जी n की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 2 फॉर अ फर्स्ट लाइन। तो आप सिंपल जी फार्मूला लिख लेना कि r इज एक्चुअली इक्वल टू 1 ओवर वेवलेंथ इज इक्वल टू r और 1 डिवाइडेड बाय p का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। तो देखिए फर्स्ट लाइन का मांगा गया है ना, और लाइमन सीरीज के लिए, तो सबसे पहले लाइमन सीरीज के लिए p की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 का स्क्वायर, राइट। और चूंकि फर्स्ट लाइन मांगा गया है तो n की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर। और रेडबर्ग कांस्टेंट आपको पता ही है, आप वेवलेंथ मालूम कर सकते हो यहां से, ठीक है। अच्छा, अगर ये इस तरह कह दिया जाता कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज है तो p की वैल्यू अभी भी 1 ही रहेगी, लेकिन n की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, बिकॉज फर्स्ट लाइन वो था जब वो 2 से फॉल करता है 1 में, लेकिन सेकेंड लाइन वो होगा जब वो 3 से फॉल करेगा 1 में। तो सिंपल बात है कि यहां पर अब आपने क्या करना है? 3 का स्क्वायर पुट करना है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर सवाल कुछ इस तरह से आ जाए, राइट, या चलिए इसी के अंदर अगर मैं चेंज कर दूं कि लाइमन की बजाय क्या कहा जाए? बाल्मर, राइट। तो अगर लाइमन की बजाय बाल्मर कहा जाए तो आपको पता है बाल्मर के लिए जो p की वैल्यू है, जहां पर इलेक्ट्रॉन ने आना होता है, वो है जी p = 2। तो सिंपल जी यहां पर आप p = 2 कर दोगे, और चूंकि वो सेकंड लाइन की बात कर रहा है, ये चलिए इसमें भी पहले फर्स्ट लाइन करवा देता हूं, फर्स्ट लाइन। तो चूंकि वो फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है तो p की वैल्यू तो 2 है, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो बाल्मर सीरीज में अगर मैं देखूं तो फर्स्ट से ये है ना, राइट, ये आपके पास कौन सा हुआ? n = यानी कि p = 2। तो फर्स्ट आपके पास वो फॉल करेगा जब आप n की वैल्यू क्या लोगे? 3 ले लोगे। इज दिस क्लियर, राइट। अब देखिए n की वैल्यू 3 लाइमन सीरीज के लिए सेकंड लाइन हुआ करता था, राइट, लेकिन n की वैल्यू 3 बाल्मर सीरीज के लिए फर्स्ट लाइन है, ये याद रखिएगा, राइट। और अगर मैं यहां पर अब सेकंड लाइन कह दूं, राइट, तो सेकंड लाइन बाल्मर के लिए, तो बाल्मर के लिए p की वैल्यू 2 है, तो फर्स्ट लाइन के लिए n की वैल्यू 3 थी ना, तो सेकंड लाइन ऑफ द बाल्मर के लिए n की वैल्यू 4 हो जानी है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। ये बाकी सारे इस तरह यही कॉन्सेप्ट पार्शन और ब्रैकेट और प्रीफंड पे भी अप्लाई कर दिया करो। तो ये हो गया जी। अच्छा जी, अब अगर मैं ये वाला क्वेश्चन पूछूं कि कैलकुलेट, इसका कैसे आंसर करोगे? तो सिंपल है, लाइमन सीरीज है तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मांग रहा है, और जब वेवलेंथ शॉर्टेस्ट हो तो अभी मैंने आपको बताया कि फोटोन के लिए जब एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा और वेवलेंथ सबसे कम, और उल्टा भी अगर फोटोन का वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम और एनर्जी भी सबसे कम। तो लाइमन सीरीज के लिए जहां पर p की वैल्यू 1 है, अगर मैं चाहता हूं कि ट्रांजिशन हो p = 1 में, लेकिन जो फोटोन निकले वो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला हो, तो वो तब ही होगा जब इस वाले एनर्जी गैप से उस वाले एनर्जी का लेवल का जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा हो, राइट। आई शुड से इस वाले एनर्जी लेवल से उस आने वाले एनर्जी लेवल का एनर्जी गैप सबसे ज्यादा हो। और आने वाला कौन सा हो सकता है सबसे ज्यादा? जब आप n = किधर से फॉल करवाते हो? इंफिनिटी से, राइट। ऑब्वियसली वो सबसे ज्यादा दूर है तो उसका गैप भी सबसे ज्यादा दूर है। तो सिंपल बात है कि यहां पर आपने n की वैल्यू इंफिनिटी लेनी है, राइट। बिकॉज इधर देख लें, अगर मैं कहूं कि इन दोनों का गैप जो है वो 10.2 है, तो इन दोनों का गैप थोड़ा और ज्यादा होगा, 12.2 समथिंग है, फिर इन दोनों का 12.8 समथिंग है, जाते जाओ गैप बढ़ रहा है। तो इंफिनिटी से ज्यादा गैप तो नहीं हो सकता ना इस पहले वाले का। तो इंफिनिटी से जब कोई इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा
राइट, और तब जो फोटोन रिलीज होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा लाइमैन सीरीज के अंदर, और उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और वेवलेंथ सबसे कम। तो यहां पर आपसे क्या कहा गया है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मींस n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहां पर ये फार्मूला कैसे इख्तियार करेगा, 1 ओवर वेवलेंथ इज इक्वल टू r इंटू 1 ओवर 1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, और 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0। तो 1 ओवर वेवलेंथ इज एक्चुअली इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1, मतलब 1 बाय 1 आ जाता है, और यहां पर 0, और फिर आप कैलकुलेट कर लेना इजीली, यानी कि उल्टा रेसिप्रोकल का ऑफ द रिडबर्ग कांस्टेंट आ जाएगा, राइट। तो ये आपके पास सवाल आ सकता है, यानी कि इसको अगर आप आगे करो तो ये आपके पास 1 ओवर वेवलेंथ इज इक्वल टू रिडबर्ग नहीं आ जाना है, और आप कह सकते हो कि the shortest wavelength for the Lyman series is actually the reciprocal of the Rydberg constant. Is this clear? इस तरह भी कह सकते हो। अच्छा, अगर आपको ये इस तरह कह दिया जाए, राइट, कि कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट नहीं बल्कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो यह भी मैं थोड़ी देर पहले कर भी चुका हूं, लेकिन बस सिर्फ अल्फाज की हेरापेरी है। तो कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब हुआ कि वेवलेंथ बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो जब वेवलेंथ बहुत ज्यादा होना चाहिए तो फ्रीक्वेंसी कम और एनर्जी कम, यानी कि वो जो रिलीज फोटोन होगा वो लीस्ट एनर्जेटिक होना चाहिए। कौन से सीरीज के अंदर, लाइमैन सीरीज के अंदर। तो पी तो अभी भी 1 है बिकॉज लाइमैन सीरीज का कहा गया है, लेकिन लीस्ट एनर्जेटिक तो तब होगा ना जब एक ऐसे शेल से फॉल करे जिसका इस पहले वाले के साथ गैप सबसे कम हो। तो वो कौन से वाले का कम है, जब आप उसको n इज इक्वल टू 2 से फॉल करवाओ, सिंपल बात है। तो जब आपसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहा जाए जिस भी सीरीज के लिए, यहां पर लाइमैन के लिए कहा गया है, तो p इज इक्वल टू 1, तो सिंपल जी n की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 2, बिकॉज जब 2 से फॉल करेगा 1 में तो लाइमैन सीरीज में सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इस वाले फोटोन का निकलेगा। अगर तो बाल्मेर सीरीज कहा जाता यहां पर, तो फिर मैं यहां पर p की वैल्यू 2 कहता और n की वैल्यू 3 कर देता, और अगर बाल्मेर सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहा जाता तो p की वैल्यू 2 और n की वैल्यू फिर से इन्फिनिटी, राइट। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इज दिस क्लियर? तो यहां पर 1 ओवर 1 का स्क्वायर, यहां पर 1 ओवर 2 का स्क्वायर, यानी कि यहां पर 1 ओवर 4 आ जाएगा, और फिर करते जाओ, ठीक है जी। इसके बाद आप फिर करते जाओ जो भी आए, लेकिन ये नहीं आएगा अब। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आपके एक्सरसाइज में ये चीजें गिवन है। तो जवानों, आई बिलीव कि ये चीज आप लोगों ने नोट कर ली होगी, काफी हद तक आपकी चीजें क्लियर हो चुकी होगी, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, जहां पर हम फेलियर, बल्कि आई शुड से डी ब्रॉगली इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे ऑफ द क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स ऑफ द बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो उस लेक्चर में इंशाल्लाह से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा पामान।